क्वेश्चन नंबर 31 देखिए ज़रा। द मीटर ब्रिज सोन इन बैलेंस पोजीशन विथ P अपॉन Q रेशो L1 रेशो L2। बैलेंस कंडीशन में दोनों रेजिस्टेंस का रेशो इन बैलेंस लेंथ के रेशो के बराबर दे रखा है। इफ़ वी नाउ इंटरचेंज द पोजीशन ऑफ गैल्वेनोमीटर एंड सेल। अब इस गैल्वेनोमीटर और सेल को आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए तो अब ये सर्किट जो है वो बैलेंस रहेगा या नहीं, और रहेगा तो क्या P और Q की वैल्यू होगी, ये पूछा हुआ है। तो ज़रा समझिएगा इसको। जैसे आपको बोल दिया, मान लो कि ये हमारे पास एक ब्यूटेशन ब्रिज है, ये रेजिस्टेंस P, ये Q, ठीक है। ये हमारे पास रेजिस्टेंस है R, ये है S, ये गैल्वेनोमीटर, ये बैटरी हो गई। तो अगर ये बैलेंस कंडीशन में है तो इसमें डिफ्लेक्शन 0 हो जाएगा। तो ऐसे में ऊपर वाले रेजिस्टेंस का रेशो बराबर होगा नीचे वाले रेजिस्टेंस के रेशो को। आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि लेफ़्ट वाले रेजिस्टेंस की रेशो बराबर होगी राइट वाले रेजिस्टेंस के रेशो के। दोनों एक ही बात है, क्योंकि यहाँ से भी R को नीचे ले आइए, Q को ऊपर ले जाइए, तो यही रिजल्ट बन जाएगा। अब सवाल में क्या कहा है कि आप पहले तो आप इसमें क्या कीजिए, इसी सर्किट में गैल्वेनोमीटर और सेल की पोजीशन को इंटरचेंज कीजिए। तो मैं यही सवाल ज़रा रीड्रॉ कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ सेल, और यहाँ लगा रहा हूँ गैल्वेनोमीटर। तो बोला है कि अब ये बैलेंस रहेगा या नहीं, ठीक है। तो इसको ऑब्जर्व करने के लिए ज़रा मैं इस सर्किट को हल्का सा 90 डिग्री घुमा रहा हूँ, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा नज़र आएगा। तुम अगर ध्यान से देखो तो ब्यूटेशन ब्रिज तो अभी भी है ये, और इसको अगर ये बैलेंस होना है तो बैलेंस होने के लिए ऊपर वाले रेजिस्टेंस का रेशो बराबर नीचे वाले रेजिस्टेंस का, कैसे भी कर सकते हो आप। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर वाले रेजिस्टेंस का रेशो P अपॉन R बराबर हो जाएगा नीचे वाले रेजिस्टेंस के Q/S के, ठीक है। तो अभी भी सेम टू सेम वही रिजल्ट मिल रहा है। ये आप इसको एक बार इनको आपस में इंटरचेंज कर लीजिए, Q को नीचे ले आइए, तो P अपॉन Q बराबर R ऊपर चला जाएगा, R/S। ये इस हिसाब से देख लो, तो अब भी सेम टू सेम ही रिजल्ट मिल रहे हैं। तो मैं साफ साफ कह सकता हूँ अब भी ऊपर वाले रेजिस्टेंस का रेशो नीचे वाले रेजिस्टेंस के बराबर है, मतलब अब भी सर्किट बैलेंस ही है, तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चलिए, तो जब हमारे पास हमने क्या किया, जब हमारे पास ये सर्किट था तो इस टाइम P और Q का रेशो जो होगा वो कितना हो जाएगा, इस रेजिस्टेंस R और S के रेजिस्टेंस के रेशो के बराबर, जहाँ R की वैल्यू हो जाएगी रो L1/A, S की वैल्यू हो जाएगी रो L2/A। तो P अपॉन Q कितना आ रहा था, L1 रेशो L2। अब ऐसे में अगर मैं इनको इंटरचेंज भी कर दूं तो भी सेम ही रिजल्ट मिलेगा अब हमको, ठीक है। तो अब भी P अपॉन Q बराबर L1 रेशो L2 ही रहेगा, और यस सर्किट विल बी बैलेंस। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। देखिए ज़रा, 6 सिमिलर बल्ब्स आर कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर विद अ DC सोर्स ऑफ EMF E एंड 0 इंटरनल रेजिस्टेंस। ये हमारे पास 6 आइडेंटिकल बल्ब्स हैं, A के सेक्शन में 3 हैं, B के सेक्शन में 3 हैं, और ये आइडियल सेल E से कनेक्टेड है। द रेशो ऑफ द पावर कंजम्पशन बाय द बल्ब्स, नॉट ओनली द बल्ब, बाय द बल्ब्स, सारे बल्ब्स के द्वारा कितनी पावर कंज्यूम की जाएगी उनका रेशो पूछा है। व्हेन ऑल आर ग्लोइंग, एंड इन सेकंड सिचुएशन व्हेन 2 फ्रॉम सेक्शन A एंड 1 फ्रॉम सेक्शन B आर ग्लोइंग। सवाल समझना कि सारे आइडेंटिकल है, मैं हर एक बल्ब का रेजिस्टेंस R मान लेता हूँ, ठीक है। तो A वाले सेक्शन और B वाले सेक्शन तीनों में हमारे पास ये सर्किट क्या हो गया, A वाले सेक्शन में भी 3 बल्ब्स हो गए, और B वाले सेक्शन में भी 3 बल्ब्स हो गए, और सेल हो गया E वोल्ट का, ठीक है। अब जब सारे बल्ब जल रहे हैं तो पावर कंज्यूम की कितनी, P1। तो पहले तो मैं मेरे को टोटल पावर निकालनी है, तो सबको हटा के ज़रा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेता हूँ। R पैरेलल में R/3 हो जाएगा, ये भी पैरेलल में R/3 हो जाएगा, फिर R/3 और R/3 सीरीज में कितना हो जाएगा, 2R/3। तो ये इक्विवेलेंट सर्किट बन गया। अब ये पूरे सर्किट में कितनी पावर कंज्यूम होगी, P, तो मैं V² R लगा देता हूँ, क्योंकि V भी पता है और R भी पता है। तो दिस विल बी E²/B² से E²/R इक्विवेलेंट, R इक्विवेलेंट की वैल्यू हो गई 2R/3। जब सारे बल्ब जल रहे हैं तो टोटल इतनी पावर कंज्यूम हो रही है। अब अगले पार्ट में क्या किया गया है
कि 2 फ्रॉम सेक्शन ए एंड 1 फ्रॉम सेक्शन बी आर ग्लोइंग। ए से तो हमारे पास केवल 2 बल्ब जल रहे हैं, तो ये केवल सर्किट में रहेंगे, और बी सेक्शन से केवल 1 बल्ब जल रहा है। अब इसकी पावर कंज्यूम निकालते तो पहले तो आर इक्वलेंट निकालो, आर और आर पैरेलल में R/2 हो जाएंगे, फिर R/2 और आर सीरीज में ऐड होके 3R/2, तब इक्वलेंट सर्किट ये हो गया, सेल वही है। तो अब नई कंज्यूम पावर कितनी हो जाएगी, V² इक्वलेंट इतनी आ जाएगी। तो P1:P2 कितना हो गया हमारे पास, 3/2 E²/R को डिवाइड करते हैं 2/3 E²/R से, ये कैंसिल, तो साफ साफ ये रेशो नज़र आ रहा है 9:4। तो करेक्ट आंसर विल बी सेकंड ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज अ सर्किट प्रोटेक्शन, कि ये 4 एलिमेंट दे रखे हैं, उनमें से कौन सा एलिमेंट सर्किट में प्रोटेक्शन की तरह काम में लिया जाता है। तो कंडक्टर तो हमारे पास ऑब्वियसली करंट कैरिंग एलिमेंट होता है, ठीक है, जो करंट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करेगा, ये सर्किट का प्रोटेक्शन एलिमेंट नहीं है। इंडक्टर सर्किट में हमारे पास, ठीक है, सर्किट का एलिमेंट है ये हमारे पास, रेजिस्टेंस भी एक सर्किट का एलिमेंट है, आर जो है वो एनर्जी कंज्यूमिंग एलिमेंट होता है, इंडक्टर एनर्जी को मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर करने के लिए काम आता है, इवन कैपेसिटर भी सर्किट का ही एलिमेंट है, जो कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करने के काम में आता है। तो ये भी सर्किट एलिमेंट हो गया, प्रोटेक्शन नहीं है। स्विच लगेगा कि प्रोटेक्शन एलिमेंट नहीं, ये केवल हमारे पास सप्लाई को ऑन या ऑफ करने के लिए काम में लिया जाता है, प्रोटेक्शन के लिए काम में नहीं लिया जाता, सर्किट को ऑन ऑफ करने के लिए काम में लिया जाता है। अब कहोगे कि सर हम ऑन ऑफ कर दे तो फिर प्रोटेक्ट भी तो कर पाएंगे, नहीं। कि मान लो हमारे पास एक सर्किट है एकदम, ठीक है, ये क्लोज था, अब एकदम से इसमें हैवी करंट आ गया, तो ये सर्किट तो जल चुका है, ठीक है, प्रोटेक्ट कहाँ हुआ है हमारे पास, क्योंकि ऑन कर दिया था तुमने तो ऑटोमेटिक जल गया वो। तो ऐसे में फ्यूज जो हमारे पास एक प्रोटेक्शन स्कीम की तरह काम में लिया जाता है। कैसे, कि मान लो किसी सर्किट में हमारे पास अगर करंट जा रहा है, तो वहाँ अपन सीरीज में फ्यूज वायर लगाए थे, और इस तरीके से लगाते हैं कि ये पर्टिकुलर वैल्यू तक ही अपने अंदर करंट को पास होने देगा। मैं मान लेता हूँ वो वैल्यू है 5 एम्पियर, तो जब तक इसमें 5 एम्पियर तब तक फ्लो होता रहेगा जब तक तो ये पास ऑन होने देगा। जैसे ही करंट 5 एम्पियर से ज़्यादा आएगा तो तुरंत ये क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, सर्किट ओपन हो जाएगा, करंट का फ्लो बंद हो जाएगा। तो ये अगेंस्ट हैवी करंट ये सर्किट को क्या करेगा, प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो आंसर क्या होगा हमारे पास, फोर्थ ऑप्शन। ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं ज़रा। इन द सर्किट शोन बिलो द रीडिंग ऑफ द वोल्टमीटर एंड द अमीटर्स विल बी। ये हमको 2 सर्किट शो कर रखे हैं और दोनों में वोल्ट मीटर और अमीटर की रीडिंग्स पे कंपैरिजन करनी है, ठीक है। तो यहाँ वोल्ट मीटर और अमीटर के बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है कि उनका रेजिस्टेंस क्या है, तो अपन आइडियल इनको कंसिडर करेंगे। और आइडियल अमीटर के लिए तुम्हें अगर याद हो तो आइडियल अमीटर के लिए जो रेजिस्टेंस होता है दैट इज़ 0। तो अपन अमीटर को सर्किट में एक सिंपल वायर से रिप्लेस कर सकते हैं। एंड आइडियल वोल्ट मीटर के लिए जो रेजिस्टेंस होता है दैट इज़ इनफाइनाइट। तो सर्किट में वोल्ट मीटर को हम ओपन सर्किट से रिप्लेस कर सकते हैं। तो अब सवाल को सॉल्व करते हैं, ठीक। तो पहले क्वेश्चन में अगर मैं देखूं, अमीटर और वोल्टमीटर की रीडिंग लगाने के लिए ये 10 वोल्ट की सेल लगा हुआ है यहाँ पर, ये रेजिस्टेंस 10 ओम, ठीक है। वोल्ट मीटर में खुद कुछ करंट जाएगा नहीं क्योंकि वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, और अमीटर में हमारे पास शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा क्योंकि उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, 0। तो इसमें करंट कितना जाएगा, I1 दैट इज़ V/R से 1 एम्पियर, और पूरा का पूरा 10 वोल्ट जो है हमारे पास वो रेजिस्टेंस पे ही ड्रॉप हो गया IR से। तो V1 की रीडिंग कितनी हो गई, 10 वोल्ट। अगले क्वेश्चन में क्या किया है, वोल्ट मीटर के सीरीज में हमने एक और रेजिस्टेंस लगा दिया। तो अब अगर सर्किट को रीड्रॉ करूँ तो कितना आएगा हमारे पास, ये 10 ओम है। सर्किट अभी भी ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा ये वोल्ट मीटर वाला, क्योंकि आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। अब इनफाइनाइट में तुम कितना ही रेजिस्टेंस ऐड करो तो रहेगा तो इनफाइनाइट ही। अमीटर अब भी शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता रहेगा। तो देखो सर्किट में कोई फ़र्क नहीं आया, अभी भी R इक्वलेंट 10 ही है, तो करंट अभी भी 10/10 से 1 एम्पियर रहेगा। और वोल्ट मीटर के अक्रॉस अभी भी वही वोल्टेज आएगा क्योंकि पूरा का पूरा वोल्टेज 10 ओम नहीं खाया है, पैरेलल में कोई भी करंट गया नहीं है इसमें। तो अभी भी V2 की वैल्यू कितनी होगी, 10 वोल्ट। तो मैं कहूँगा V1 V2 भी सेम रहेंगे और I1 I2 भी क्या रहेंगे, सेम। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, पहला गलत हो गया, सेकंड में V सेम है, I गलत हो गया, थर्ड में V भी सेम है और I भी सेम है, तो यही आंसर हो जाएगा, फोर्थ गलत हो गया। तो करेक्ट आंसर इज थर्ड ऑप्शन। इसको अपन डायरेक्ट ऑरली भी कर सकते थे, कैसे
कि वोल्ट मीटर के सीरीज में तुमने रेजिस्टेंस ऐड किया है तो वो इन्फाइनाइट में कुछ भी ऐड करने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, तो मैं कहूँगा ऊपर वाला और नीचे वाला सर्किट दोनों के दोनों बिल्कुल एक जैसे ही इफेक्ट शो करेंगे। तो ऐसे में भी अपन बोल सकते हैं कि दोनों की रीडिंग्स भी अब भी सेम रहेंगी, I1 V1 सेम रहेगा। क्लियर? उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए ज़रा। अ कार्बन रजिस्टर ऑफ 47 ± 4.7 किलो ओम is to be marked with the rings of the different colors of the identification. The color code sequence will be. कार्बन रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस दे रखा है और इसमें उल्टा पूछा, कलर्स पूछे। तो पहले तो ज़रा जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें इसको मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। तो रेजिस्टेंस दे रखा है 47 किलो ओम ± उसमें 4.7 किलो ओम का टॉलरेंस है। साफ साफ नजर आ रहा है। टॉलरेंस को अगर मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करूँ तो 4.7 किलो ओम अपॉन में 47 किलो ओम इंटू 100% से ये आ रहा है 10% की टॉलरेंस। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको करते हैं। शुरुआत की 2 डिजिट्स तो हो गई 47 किलो ओम को लिख देते हैं मल्टीप्लाई 10⁻³ प्लस माइनस टॉलरेंस है इसमें 10% की। अब कार्बन रेजिस्टेंस के लिए क्या होता है हमारे पास, उसमें 4 कलर बैंड्स हैं। शुरुआत के 2 कलर शुरुआत की 2 डिजिट्स देते हैं, तीसरा कलर 10 का मल्टीप्लायर देता है और चौथा कलर अपन को इसमें टॉलरेंस देता है। क्लियर? तो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 4 है और इस टेबल में देखो 4 किसके लिए आ रहा है, येलो के लिए। मतलब हमारे पास फर्स्ट बैंड जो है दैट इज येलो कलर। ठीक है, उसके बाद आ रहा है 7 किसके करस्पॉन्डिंग है, वॉयलेट। तो 7 कलर बैंड इज वॉयलेट। उसके बाद 10⁻³ तो 10 मल्टीप्लायर में 10⁻³ मतलब 1 किलो ओम। ठीक है, 10⁻³ किसके लिए आ रहा है, ऑरेंज। थर्ड कलर इज ऑरेंज। उसके बाद 10% की टॉलरेंस किसके लिए आ रही है हमारे पास, सिल्वर के लिए। तो लास्ट कलर इज सिल्वर। तो चारों कलर बैंड जो हैं वो रहे होंगे हमारे पास येलो, देन वॉयलेट, देन ऑरेंज, देन सिल्वर। तो करेक्ट आंसर इज सेकंड ऑप्शन। ठीक है बेटा। नंबर 36 देखिए ज़रा। अ सेट ऑफ n इक्वल रजिस्टर्स ऑफ वैल्यू r each are connected in series to a battery of EMF E and internal resistance R. Then current drawn is I. Now the n resistors are connected in parallel to the same battery. Then the current drawn from the battery becomes 10 times n। पूछा है कितना होगा। तो पहले तो हल्का सा एक रिजल्ट यहाँ कान में लिया गया, वो क्या है कि अगर मैं आइडेंटिकल रजिस्टर्स R के n रजिस्टर्स को अगर मैं सीरीज में लगाऊं तो सब ऐड होके इक्विवेलेंट NR आएगा। और अगर यही कहानी मैं पैरेलल के लिए करूं तो 1/R को अगर n टाइम्स ऐड करोगे तो उनसे R इक्विवेलेंट आता है R/n। इस रिजल्ट को अपन काम में लेने वाले हैं। सीरीज में बढ़ के मिलता है NR और पैरेलल में घट के मिलता है R/n। और सवाल ने क्या बोला है कि पहले हमारे पास एक सेल था E, इसका EMF है, इसका खुद का रजिस्टेंस R है। इसके साथ अपन ने n आइडेंटिकल रजिस्टर्स को R रजिस्टेंस का हर एक है उनको सीरीज में जोड़ दिया। ठीक है, तो करंट आया I। पहले तो इसका R इक्विवेलेंट निकालते हैं। तो हमारे पास R के n तो ये हो गए और इन्हीं के सीरीज में एक ये भी है। तो टोटल रेजिस्टेंस तो कितना हो जाएगा, n + 1R। तो I की वैल्यू आ गई हमारे पास E/में n + 1। अब बाद में क्या किया गया, सेम बैटरी के साथ n रजिस्टर्स को पैरेलल में लगाया गया है। तो इन पैरेलल वालों का तो कितना हो जाएगा, n रजिस्टर्स का R/n और उनके साथ खुद बैटरी का रेजिस्टेंस भी सीरीज में हो गया। तो इक्विवेलेंट सर्किट क्या बनेगा कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा, इनका तो R/n हो गया, साथ में सेल का भी R हो जाएगा। तो अब जो करंट आया है दैट इज 10 टाइम्स I। तो करंट कितना हो जाएगा, E/में और नया R इक्विवेलेंट। I की वैल्यू रिप्लेस करते हैं ज़रा यहाँ से फर्स्ट सर्किट से। इसको LCM लेकर सॉल्व कर लेते हैं। तो E/R से E/R कैंसिल, तो ये बन गया हमारे पास 10/में n + 1 इक्वल टू n/में n + 1। तो n की वैल्यू रही होगी 10। मतलब जो रजिस्टर्स हम काम में ले रहे हैं वो 10 रजिस्टर्स हैं। तो करेक्ट आंसर विल बी फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं ज़रा। अ बैटरी कंसिस्ट ऑफ अ वेरिएबल नंबर
n of identical cells having internal resistance small r each, which are connected in series. The terminals of the battery are short circuited and the current I measured, which of the graph shows the correct relation between I and n. देखो सेल्स के कॉम्बिनेशन से एक बैटरी बनाई हुई है, तो इसको ज़रा सॉल्व करने से पहले एक रिजल्ट रिवाइज कर लें अपन कि अगर मैं एक सेल है जिसका EMF E है, इंटरनल रेजिस्टेंस अगर R है, अगर इनको अपन सीरीज में लगाएं तो सारे के सारे ये जो हमारे पास सेल हो गए सीरीज में लगा दिए, इन सब को हटा के अगर मैं एक ही इक्विवेलेंट बैटरी रिप्लेस करना चाह रहा हूँ तो सीरीज में E इक्विवेलेंट आता है E1 प्लस E2 प्लस E3 एंड सो ऑन। सबके EMF डायरेक्ट ऐड हो जाते हैं। हाँ, अगर किसी सेल की पोलरिटी रिवर्स करोगे तो उसके EMF को नेगेटिव ले लोगे फिर। और R इक्विवेलेंट के लिए सबका रेजिस्टेंस R1 R2 R3 R4 अगर है तो इक्विवेलेंट के लिए तो सेम ही फार्मूला है, आपको सीरीज की तरह ही ऐड करना है। सीरीज में तो ऐसे इक्विवेलेंट निकलेगा। यहीं अगर पैरेलल में अगर बात करूं तो पैरेलल में इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस का फार्मूला तो बिल्कुल रेजिस्टेंस जैसा ही है, 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 एंड सो ऑन। हाँ, अगर मैं इक्विवेलेंट EMF निकालना चाह रहा हूँ तो उसके लिए रिजल्ट आता है E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस E3/R3 एंड सो ऑन अपॉन में 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो ऑन। अगर सेल की पोलरिटी यहाँ भी अगर पैरेलल में अपोजिट में है तो उसके EMF को नेगेटिव ले लेंगे। ठीक है, अब सवाल करते हैं ज़रा। तो सवाल ने क्या बोला है कि हमारे पास n सेल्स की बैटरी है और हर एक का रेजिस्टेंस जो है वो R है। कुछ नहीं बोला तो अपन सेम ऑर्डर मान के चलना पड़ेगा अपन को, वरना कॉम्बिनेशन तो इनफाइनाइट पॉसिबल है। तो बैटरी अपन ने बनाई है तो उसमें अपन ने क्या किया, इस तरीके के टोटल n सेल्स ले लिए और हर एक का EMF E है मान लो। अब बोला हुआ है कि हर एक का रेजिस्टेंस R है, सेम है, तो सबका रेजिस्टेंस R R R R क्लियर। अगर पहले तो इसको हटा के मैं इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर दूं तो n सेल जब सारे के सारे सेम पोलरिटी में जुड़े हुए हैं तो सबके सब सपोर्ट करते हुए E इक्विवेलेंट कितने का आएगा हमारे पास NE, और सीरीज में इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बन जाएगा NR। ये होगा इक्विवेलेंट बैटरी। अब सवाल ने क्या कहा है कि द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी आर शॉर्ट सर्किटेड। अब हमने इन बैटरी के दोनों टर्मिनल्स को शॉर्ट सर्किट कर दिया तो इसमें करंट फ्लो हुआ I और इस I की N पर डिपेंडेंसी पूछी है। तो साफ साफ पूरे सर्किट में इक्विवेलेंट EMF तो हो गया NE, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया NR, तो ये आ गया E/R और ये N पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। मतलब I का N के साथ अगर ग्राफ देखा जाए तो I विल रिमेन कॉन्स्टेंट, डज नॉट डिपेंड ऑन N। तो करेक्ट आंसर विल बी फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर है बेटा। क्वेश्चन देखिए ज़रा। The resistance of a wire is R ohm. If it is melted and stretched to n times its original length, then its new resistance will be। तो देखो ये हमारे पास एक वायर है जिसका मान लो क्रॉस सेक्शन एरिया A है, लेंथ है L, मटेरियल की रेजिस्टिविटी रो। तो इसका रेजिस्टेंस R कितना रहा होगा, रो L अपॉन A। अब क्वेश्चन ने क्या बोला है कि इसको खींच करके इसकी लेंथ को हमने n टाइम्स बढ़ा दिया। ध्यान देना इसकी कटिंग नहीं की गई है, पूरे मटेरियल को बस स्ट्रेच किया गया है। तो अगर आप मटेरियल को स्ट्रेच करें चाहे कंप्रेस करें, मटेरियल का मास अगर 2 kg था तो 2 kg रहेगा। अब मटेरियल का मास सेम है, अमाउंट सेम है, तो उसका वॉल्यूम भी सेम रहेगा। मतलब वॉल्यूम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो जब भी इस तरह के सवाल किए जाएँ जहाँ वहाँ पर वायर को खींच के उसकी लेंथ बढ़ाई जाए या कंप्रेस करके एरिया बढ़ाया घटाया जाए, तो ऐसे में उसका वॉल्यूम सेम रहता है। तो जितना वॉल्यूम पहले था वायर का उतना ही वॉल्यूम बाद में होगा। तो अगर तुम लेंथ चेंज करोगे तो साथ में एरिया भले ना बोले बट फिर भी चेंज होगा ही होगा। क्लियर। तो अब आगे क्या बोला कि नई लेंथ हो गई NL। मैं मान लेता हूँ नया एरिया A' हो जाएगा। तो वॉल्यूम कंजर्वेशन से पहले वॉल्यूम था एरिया इंटू लेंथ, अब हो जाएगा नया एरिया इंटू नई लेंथ। तो एरिया की वैल्यू आ रही है A/N। मतलब लेंथ को अगर तुम n टाइम्स करोगे तो एरिया कितना हो जाएगा, n टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। तो नया रेजिस्टेंस क्या लिखोगे, मटेरियल पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, पहले भी स्टील था तो अब भी स्टील होगा, पहले भी कॉपर था तो अब भी कॉपर था, तो रेजिस्टिविटी तो सेम रहेगी। लेंथ हो गई n टाइम्स और एरिया हो गया 1/n टाइम्स। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई रो L अपॉन A इंटू n²। तो पहले के कंपेरिजन में n² टाइम्स हो गया। तो करेक्ट आंसर विल बी थर्ड ऑप्शन। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए ज़रा। A potentiometer is an accurate and versatile device to make electric measurement of EMF because the method involved। देखो
अगर कोई सेल है हमारे पास, मान लो जिसका वोल्टेज है 10 वोल्ट, अब इसके ईएमएफ, इसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस भी रहा होगा, मान लो कुछ आर ओम। अब मुझे इसको अगर मेजर करना है तो सीधा सीधा वोल्ट मीटर से भी मेजर कर सकते थे, बट फिर भी अपन इतना एक्सपेरिमेंट क्यों करते हैं, क्यों पोटेंशियोमीटर को काम में लेते हैं, मेनली इस चीज़ पे सवाल पूछा है। तो पहले तो ये समझते हैं ज़रा वोल्ट मीटर क्यों नहीं काम में लेते। तो ईएमएफ जो होता है वो सेल का वो वोल्टेज है जब उसमें कोई भी करंट नहीं जा रहा, ठीक है। आइसोलेटेड होने पर उसका जो टर्मिनल वोल्टेज है उसको ईएमएफ बुलाते हैं। अगर तुम इसके अक्रॉस एक सेल लगाओगे तो एक क्लोज लूप बन जाएगा, ठीक है। अब आइडियली अगर तुम बोलोगे तो आइडियल तो वोल्टमीटर का हमारे पास रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, लेकिन अगर इसकी रीडिंग अगर अपन को लेनी है तो हल्का फुल्का करंट तो प्रैक्टिकली उसमें जाएगा ही जाएगा। तो अगर हल्का फुल्का करंट तुरंत इसमें अगर जाने लगेगा तो हम रियलिटी में ई मेज़र नहीं कर रहे होंगे, बल्कि टर्मिनल वोल्टेज ई माइनस आई आर मेजर कर रहे होंगे, ठीक है। तो हम मेजर करना चाह रहे हैं ईएमएफ, बट मेजर क्या कर जाएंगे, टर्मिनल वोल्टेज, तो हमारे मेजरमेंट में एरर आ जाएगी। इसलिए अपन ईएमएफ मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर यूज़ नहीं करते। अब बात आती है पोटेंशियोमीटर कैसे यूज़ करते हैं। तो पोटेंशियोमीटर में क्या करते हैं अपन, किसी वायर के लिए पोटेंशियल ग्रेडियंट फाइंड कर लेते हैं कि यूनिट लेंथ पे कितना ड्रॉप आ रहा है। अब मान लो इसकी वैल्यू है 1 वोल्ट पर सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर लेंथ पे 1 वोल्ट का ड्रॉप आ रहा है। तो अपन क्या करेंगे, इसके पैरेलल में यहाँ पर एक ईएमएफ का सेल लगा देंगे और उसका गैल्वेनोमीटर का देखेंगे कहाँ नल डिफ्लेक्शन 0 आ गया। जिस टाइम पे नल डिफ्लेक्शन 0 होगा उसी टाइम पे जितना इस एल लेंथ पे वोल्टेज ड्रॉप आएगा उतना ही ईएमएफ रहा होगा। ये एक्सपेरिमेंट है हमारे पास। तो जितना इसका ईएमएफ है वो उतना हो जाएगा हमारे पास जितना एल लेंथ पे ड्रॉप आएगा। अब यूनिट लेंथ पे जो ड्रॉप आता है उसको अपन पोटेंशियल ग्रेडियंट बुलाते हैं। तो एल लेंथ पे आने वाला ड्रॉप इनटू एल करके हमारे पास ईएमएफ आ जाएगा। ये तो तरीका है एक्सपेरिमेंटली ईएमएफ मेजर करने का। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ कि जब अपन को ईएमएफ मेजर करना था तो इसमें गैल्वेनोमीटर में नल डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन कितना है, 0, मतलब गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं जा रहा, मतलब इसके अक्रॉस इस टाइम पे उतना ही ड्रॉप होगा जितना एक्चुअल में इसका ईएमएफ है, ना कि टर्मिनल वोल्टेज। तो एक तो हम एक्चुअली ईएमएफ मेजर करना चाह रहे थे तो ईएमएफ ही मेजर किया। दूसरा, ये नल डिफ्लेक्शन की कंडीशन पे अपीयर हुआ है, मतलब सेल जो है इसमें इस टाइम पे कोई भी करंट नहीं जा रहा हो तो इसके रेजिस्टेंस में किसी भी तरह का आई स्क्वायर आर ड्रॉप नहीं हो रहे होंगे, तो ये हीट अप नहीं होगा, जिसकी वजह से एक्चुअल में जितना ईएमएफ है उतना ही हम मेजर कर रहे होंगे। क्लियर है। क्योंकि अगर इसमें लगातार मान लो बात आती है कि भाई अगर मैं टर्मिनल वोल्टेज मेजर करके भी तो ई निकाल सकता था। क्लियर है क्या। तो ऐसे में गड़बड़ क्या रहेगी कि अगर मान लो तुम टर्मिनल वोल्टेज मेजर करके अगर ई निकालना चाहते हो तो वहाँ रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर की वजह से हीटिंग इफेक्ट करंट से वेरी कर सकता है। तो एक्चुअल ई अलग होगा, मेजर कुछ अलग कर लेंगे, एरर आ सकती है। तो ऐसे में पोटेंशियोमीटर को प्रेफर क्यों किया है, क्योंकि उसका फ़ायदा क्या है कि पहला कि एक तो गैल्वेनोमीटर के नल डिफ्लेक्शन पे बेस्ड है ताकि आइसोलेटेड कंडीशन वाला वोल्टेज मेजर करे, ईएमएफ ही मेजर करे। दूसरा, नल डिफ्लेक्शन पे बेस है, इस टाइम इसमें कोई भी करंट नहीं जा रहा होता तो टेम्परेचर की वजह से, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की वजह से भी हमारे पास इसमें कोई भी एरर नहीं आएगी। तीसरा इसका बेनिफिट है कि आप इस लेंथ को बहुत ज़्यादा बढ़ा के इसकी सेंसिटिविटी को भी काफ़ी हाई कर सकते हो, तो एकदम प्रिसीजन को भी बढ़ा सकते हो। अब अपन पढ़ते हैं तो पोटेंशियोमीटर क्यों फ़ायदेमंद है, क्योंकि सेल इन्वॉल्व करता है भाई, ये इसका मेथड ज़्यादा ये फ़ायदेमंद चीज़ नहीं है क्योंकि सेल तो कहीं भी हो सकता है। पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है भाई, पोटेंशियल ग्रेडियंट से अपन मेजर करते हैं, बट मेन कॉज क्या है वो एक बार वो भी पढ़ लेते हैं। पोटेंशियल ग्रेडियंट काम में तो लेते हैं। अ कंडीशन ऑफ नो करंट फ्लो थ्रू द गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं जा रहा होता, यस ये मेजर रीज़न है हमारे पास। अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल एंड गैल्वेनोमीटर्स एंड रेजिस्टेंस, अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल गैल्वेनोमीटर और रेजिस्टेंस तो कहीं भी हो सकता है, तो केवल ये रीज़न देना सही नहीं है। पोटेंशियल ग्रेडियंट काम में तो लेते हैं अपन, बट मेजर कॉज क्या है इसकी एक्यूरेसी होने का, ये है नल डिफ्लेक्शन की कंडीशन। तो करेक्ट आंसर विल बी थर्ड ऑप्शन। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए जरा। द पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी बी बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी बी इज गिवन बाय, ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो यहाँ पे सिंपल केवीएल के कुछ रिजल्ट है हमारे पास। क्या कि अगर मान लो एक सेल है, अब इधर इसका ईएमएफ है ई, ये हाई वोल्टेज पे होता है, ये टर्मिनल लो वोल्टेज पे होता है। तो अगर तुम लेफ़्ट टू राइट जाओगे तो हाई से लो की तरफ जा रहे हो तो वोल्टेज डिक्रीज होगा ई से, और अगर राइट टू लेफ्ट आओगे तो तुम लो से हाई की तरफ आ रहे हो तो वोल्टेज इंक्रीज होगा ई से। यहाँ करंट देखने की ज़रूरत नहीं है अपन को, क्योंकि सेल खुद अपने हाई और लो वोल्टेज की पोलैरिटी मेंटेन करता है। लेकिन अगर किसी भी रजिस्टेंस के लिए अगर बात करूँ तो उस पर ड्रॉप आता है आई आर। रजिस्टेंस में ड्रॉप कितना आता है, आई आर। अब करंट की डायरेक्शन में वोल्टेज हमेशा घटता है, तो अगर तुम रेजिस्टेंस पर करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो तो वोल्टेज डिक्रीज होगा आई आर से, और करंट के अपोजिट में जा रहे हो तो वोल्टेज इंक्रीज होगा आई आर से,
और करंट अगर जीरो है तो IR जीरो मतलब कोई ड्रॉप नहीं आएगा। इसी चीज़ को अपन काम में लेते हैं। तो मैं ए पॉइंट से करंट की डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करता हूँ ज़रा वी तक। तो ए का वोल्टेज मान लेते हैं VA है। अब रेजिस्टेंस आ गया, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वोल्टेज डिक्रीज होगा। कितना डिक्रीज होगा? I इंटू आर। अब सेल आ गया, करंट देखने की ज़रूरत नहीं है, हाई से लो की तरफ जा रहे हो तो ड्रॉप होगा कितने का? 3 वोल्ट का। अगेन रेजिस्टेंस आ गया, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, ड्रॉप होगा कितने का? I इंटू आर का। और ये सब ड्रॉप होते होते पोटेंशियल एट बी के बराबर हो गया। तो ये वैल्यू आ जाएगी VA -4 -3 -2 इक्वल टू VB। तो VA माइनस VB की वैल्यू आ गई हमारे पास 9 वोल्ट। तो ए और बी के बीच में 9 वोल्ट का डिफरेंस होगा। करेक्ट आंसर विल बी फोर्थ ऑप्शन। ठीक है बेटा। नंबर 41 देखिए ज़रा। अ फिलामेंट बल्ब 500 watt and 100 volt rating is to be used in a 230 volt main supply. When a resistance capital R is connected in series, it works perfectly and the bulb consumes 500 watt. The value of R is। समझिएगा ज़रा सवाल। आपको एक बल्ब दे रखा है जिसकी रेटिंग से रेटेड वोल्टेज तो गिवन है 100 वोल्ट और उसकी रेटेड पावर है 50 वोट 500 वोट। पहले बात तो रेटिंग्स का क्या मतलब है? रेटिंग्स का मतलब है कि जब तुम इस बल्ब के टर्मिनल्स के अक्रॉस रेटेड वोल्टेज लगाओगे तब उसकी जो पावर है वो रेटेड कंज्यूम होगी हमारे पास। मतलब इस एग्जांपल के लिए अगर मैं कहूँ तो जब बल्ब के अक्रॉस 100 वोल्ट आएगा तब वो अपनी रेटेड वोल्टेज के अक्रॉस के करस्पॉन्डिंग रेटेड पावर 500 वोट कंज्यूम करेगा। अगर अपन ने वोल्टेज उसके अक्रॉस 100 से कम लगाया तो ये 500 की बजाय कुछ और कंज्यूम करेगा। 100 से ज़्यादा लगाने पर ये फ्यूज़ हो जाएगा। क्लियर है? अब आगे पढ़ते हैं। अब सवाल ने क्या बोला है कि ये जो बल्ब है हमारे पास, हमने इसके साथ सीरीज़ में एक कैपिटल R रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है और जो सप्लाई है उसका वोल्टेज है 230 वोल्ट। तो कैपिटल R का सिलेक्शन कितना लिया जाए ताकि ये जो बल्ब है वो 500 वॉट कंज्यूम करे। अब साफ साफ क्लियर है कि अगर ये 500 वॉट कंज्यूम कर रहा है मतलब इस बल्ब के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस है वो हमारे पास अब इसका रेटेड होना चाहिए 100 वोल्ट होना चाहिए। क्लियर? लेकिन सप्लाई 230 वोल्टेज की लगाई हुई है तो अगर सीधा 230 वोल्ट बल्ब को अगर क्रॉस में लगा दूंगा तो बल्ब फ्यूज़ हो जाएगा। ऐसे में सवाल ने खुद से बोला हुआ है कि कैपिटल R सीरीज में लगाया गया है। क्लियर? एक बार ज़रा मेरे को बल्ब के रेजिस्टेंस की ज़रूरत पड़ेगी तो वो वैल्यू मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो रेटेड पावर की वैल्यू होती है हमारे पास P रेटेड क्या हो जाएगा हमारे पास V रेटेड का स्क्वायर बाई रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब। तो यहाँ से 500 इक्वल टू 100 का स्क्वायर बाई R। तो बल्ब का रेजिस्टेंस कितना आ रहा है? 20 ओम। अब आप इस बल्ब को सिंपली 20 ओम का एक रेजिस्टेंस मान के डील कर सकते हो। तो ये जो बल्ब है इसका रेजिस्टेंस है 20 ओम, इसके साथ सीरीज में R लगा हुआ है और सप्लाई का वोल्टेज है 230। अब सवाल के हिसाब से अगर अपन फॉलो करें, अगर ये बल्ब 500 वॉट कंज्यूम कर रहा है मतलब रेटेड पावर कंज्यूम कर रहा है तो मेरे को इसके अक्रॉस वोल्टेज जो है वो 100 वोल्ट लगाना पड़ेगा। मतलब पक्का इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, इस बल्ब के अक्रॉस जो हमारे पास वोल्टेज है वो 100 वोल्ट रहा होगा। तो सिंपली अपन वोल्टेज डिवाइड रूल लगा करके इस R की वैल्यू अपनी इजीली निकाल सकते हैं। तो अगर मैं वोल्टेज डिवाइड रूल लगाऊँ तो 230 का 20 ओम पर कितना वोल्टेज आएगा? वो 100। तो आंसर है हमारे पास कि हमारे पास 20 ओम के अक्रॉस 100 आएगा। और अगर वोल्टेज डिवाइड रूल लगाएं तो अपने पास ये वैल्यू कितनी आएगी? तो ये आएगा बल्ब का रेजिस्टेंस अपॉन सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस इंटू टोटल सप्लाइड वोल्टेज। इतना हमारे पास बल्ब के अक्रॉस वोल्टेज आएगा जो कि 100 वोल्ट आ रहा है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ से तो कैपिटल R की वैल्यू आ जाएगी। तो ये आ गया R + 20 इक्वल टू 46। मतलब जो सीरीज में रेजिस्टेंस लगाया गया वो 26 ओम का रहा होगा। तो करेक्ट आंसर कितना आएगा? थर्ड ऑप्शन। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं जरा। अ पोटेंशियोमीटर वायर इज 100 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड अ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस इज मेंटेन अक्रॉस इट। ठीक है, पोटेंशियोमीटर का सवाल है कि आपको बोल दिया कि ये हमारे पास प्राइमरी सर्किट है पोटेंशियोमीटर का। ये जो वायर है इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है दैट इज V मान लेते हैं, कांस्टेंट बोला हुआ है ये, और इसकी लेंथ बोली हुई है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, इससे कोई सोर्स की बैटरी जुड़ी होगी, कुछ सीरीज रेजिस्टेंस RS रहा होगा प्राइमरी सर्किट। ठीक है,
अब उसकी एल लेंथ पर अगर वी वोल्टेज का ड्रॉप है तो यूनिट लेंथ पर ड्रॉप कितने का आ जाएगा, उसे पोटेंशियल ग्रेडियंट बुलाते हैं। वो हो जाएगा वी वाई एल वोल्ट पर सेंटीमीटर। अब वी कॉन्स्टेंट है, एल कॉन्स्टेंट है, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट भी कॉन्स्टेंट होगी। ठीक है, कि एक किसी भी यूनिट लेंथ पर अगर हमारे पास 1 सेंटीमीटर पे वोल्टेज जो है वो हमारे पास पोटेंशियल ग्रेडियंट के बराबर है। अब आपसे बोल दिया जाए किसी भी एक्स लेंथ पे कितना वोल्टेज होगा, तो सीधा सीधा अपन को बस पोटेंशियल ग्रेडियंट से मल्टीपल करना है बस। ठीक है, आगे क्या बोला है, 2 cells आर कनेक्टेड इन सीरीज, फर्स्ट टू सपोर्ट वन अनदर एंड देन इन अपोजिट डायरेक्शन, द बैलेंस लेंसेज आर 50 and 10 centimeter from the opposite end of the wire in the two cases the ratio of the EMF पूछा हुआ है हमसे। तो इससे पहले तो अपन को ये पता होना चाहिए कि EMF मेजर कैसे करते हैं। तो हम इसको EMF मेजर करने के लिए ये मान लो कि अननोन सेल है, इसका EMF कुछ ई रहा होगा, इसको गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करके टच करा के देखते हैं कि किस जगह पे नल डिफ्लेक्शन आ गया। मान लो ये किसी एल नोट लेंथ पर आया है, तो इस पे हमारे पास एल नोट लेंथ पे अगर आया है तो वायर की एल नोट लेंथ पे उतना ही ड्रॉप रहा होगा नल डिफ्लेक्शन के केस में जितना EMF है, और इस EMF की वैल्यू हो जाएगी पोटेंशियल ग्रेडियंट इंटू एल नोट। कि 1 सेंटीमीटर पे पोटेंशियल ग्रेडियंट के बराबर ड्रॉप है तो एल नोट सेंटीमीटर पे इतना ड्रॉप आया होगा। इस तरीके से EMF निकालते हैं। अब सवाल के हिसाब से अगर अपन चले तो पहले हमने क्या किया, यहाँ पे एक सेल की जगह 2 सेल काम में ले रहे हैं। पहले तो हमने क्या किया, दोनों को सपोर्टिव ऑर्डर में लिया, सीरीज में लगा रखा है, पहले तो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। तो अब यहाँ ई की जगह ई इक्वलेंट आएगा, तो E1 प्लस E2 कितना हो जाएगा हमारे पास पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू इस टाइम की बैलेंस लेंथ दैट इज़ 50 सेंटीमीटर। उसके बाद अपोजिट नेचर में है हमारे पास, तो एक E1 मान लेते हैं, एक E2, तो ये अब हमारे पास अपोजिट में है तो एक दूसरे के अपोजिट नेचर में रहे होंगे इस तरीके से। तब इक्वलेंट आएगा E1 माइनस E2 और इसकी वैल्यू रही होगी पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू नई बैलेंस लेंथ दैट इज़ 10 सेंटीमीटर। दोनों को डिवाइड कर देते हैं इक्वेशंस को। तो इक्वेशन 1/2 अगर अपन करें तो E1 प्लस E2 डिवाइडेड बाई E1 माइनस E2, ये वैल्यू आ गई हमारे पास 50/10 से 5। सिंप्लीफाई करते हैं इसको तो E1 प्लस E2 की वैल्यू हो गई 5E1 माइनस 5E2। तो यहाँ से 6E2 इक्वल टू आ रहा है हमारे पास 4E1। तो E1 रेशो E2 की वैल्यू कितनी आ गई, 3:2। तो करेक्ट आंसर विल बी फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं ज़रा। द चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ रेजिस्टेंस कैपिटल R वेरीज विद टाइम t एज Q इक्वल टू AT माइनस BT स्क्वायर वेयर A एंड B आर पॉजिटिव कॉन्स्टेंट, द टोटल हीट प्रोड्यूस इन द रेजिस्टेंस इज। सवाल ने क्या बोला है कि ये हमारे पास कोई रेजिस्टेंस है और इसमें किसी भी टाइम पे चार्ज फ्लो दे रखा है। पहले तो इसमें से चार्ज का डिफरेंशिएशन करके अपन करंट निकाल देते हैं। तो करंट कितना होता है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ द चार्ज, तो ये कितना आ गया A माइनस 2BT। और करंट कितनी देर तक फ्लो हुआ है, तो t बराबर 0 पे करंट A है, और जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे करंट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो करंट 0 कब हो गया वो टाइम निकाल लेते हैं। तो करंट के 0 होने का टाइम कितना आ रहा है, A माइनस 2BT बराबर 0 से t की वैल्यू आ गई A/2B। मतलब जो करंट है हमारे पास वो 0 से लेके A/2B टाइम तक फ्लो हुआ है। अब जब करंट इतनी ही देर तक फ्लो हुआ तो हीट भी इसी में डेवलप होगी। अब हीट निकालते कैसे हैं, क्लियर। तो अगर पावर कांस्टेंट है हमारे पास तो हीट निकालने के लिए सीधा सीधा, हीट बेसिकली एनर्जी तो है, तो पावर अगर कांस्टेंट होती तो सीधा मैं पावर इनटू टाइम कर देता, क्लियर। और अगर पावर वेरिएबल तो क्या करेंगे, तो पहले अपन को क्या करना पड़ेगा, एक छोटे से इंटरवल dt में हीट निकालनी पड़ेगी और उन हीट्स को अपन को T1 से लेकर T2 में क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा टोटल हीट फाइंड करने के लिए, क्लियर। इस सवाल के लिए अगर मैं बात करूं तो क्या पता लग रहा है, अगर मैं हीट पावर निकालूं तो पावर होती है हमारे पास सीरीज में I पता, तो I² फार्मूला लगा देते हैं। अब I खुद वेरिएबल है, इसमें टाइम के साथ मतलब पावर पक्का वेरिएबल है, तो इसमें अपन हीट निकालने के लिए इंटीग्रेट करेंगे, क्लियर। और कितने से कितने तक करेंगे, जितने तक करंट फ्लो हुआ 0 से लेकर A/2B टाइम तक, क्लियर। तो P/dt करते हैं, P की वैल्यू हो गई R इंटू I का स्क्वायर, I खुद है A माइनस 2B इंटू T, या I² पावर हो गई इंटू dt, क्लियर। जरा होल स्क्वायर ओपन करते हैं, R कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा A² प्लस 4B² T² माइनस 4AB इंटू T dt।
हर टर्म को अलग अलग करते हैं ज़रा। अब ये प्योर इंटीग्रेशन बचा है ना। आर बाहर चल रहा है, ए स्क्वायर डी टी प्लस 4b स्क्वायर टी स्क्वायर डी टी माइनस 4ab टी डी टी, और हर जगह लिमिट वही है 0 से लेके a/2b। इंटीग्रेट करते हैं इसे तो r बाहर चल ही रहा है, ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट साथ में पड़ा रहेगा, डी टी का इंटीग्रेशन t, लिमिट विल बी 0 to a/2b। यहाँ पे 4b स्क्वायर पड़ा रहेगा, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन t³/3 0 से a/2b, 4ab साथ में रहेगा, t का इंटीग्रेशन t²/2 0 से a/2b। ठीक है, लिमिट्स पुट करते हैं ये तो ठीक है। तो ए स्क्वायर इंटू पहले अपर लिमिट रखी तो a/2b, फिर लोअर 0 बन जाएगा, ये बन जाएगा 4b²/3। पहले अपर लिमिट रखेंगे तो t की जगह a/2b रखिए तो a³/8b³ लोअर लिमिट से 0 बन जाएगा, माइनस ये ऑलरेडी 2ab बन गया, फिर इसका t का अपर लिमिट का स्क्वायर करेंगे तो a² 4b², लोअर लिमिट 0 है। बस इसको सिंप्लीफाई करते हैं ज़रा। तो सारी कैलकुलेशन में इस बच्चे कुछ स्पेस में ऊपर लिख रहा हूँ। यहाँ से हमारे पास क्या बन रहा है, ये हीट बराबर r इंटू पहला टर्म बन रही है a³/2b प्लस दूसरी टर्म कितनी हो गई हमारे पास, इसमें b³ b² से b³ की एक टर्म कैंसिल तो नीचे b बन जाएगा। ठीक है, 4 नीचे बन गया हमारे पास, 4 से जाएगा 2 टाइम्स 8 तो ये बन जाएगा 6, तो a³/6b माइनस अगली जो टर्म है वो बन गई हमारे पास एक b से एक b कैंसिल तो ये हो गई माइनस a³/2b। ठीक है, फर्दर इसको एलसीएम लेके सॉल्व अगर कर दिए तो कैंसिल हो गया, तो साफ साफ हीट की वैल्यू कितनी आ गई, r इंटू a³/6b। टोटल इतनी हीट डेवलप होगी। अब जरा ऑप्शन देखते हैं, अपॉन में 6b यहीं पर है तो a³ इंटू r अपॉन में 6b, तो सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 44 देखिए ज़रा। अब पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ लेंथ L, पोटेंशियोमीटर का एक्सपेरिमेंट है और उसमें क्या है, ये हमारे पास पोटेंशियोमीटर वायर है AB। ठीक है, इसकी लेंथ दे रखी है अपन को कैपिटल L एंड रेजिस्टेंस स्मॉल r, इसका रेजिस्टेंस स्मॉल r आर कनेक्टेड इन सीरीज विद अ बैटरी ऑफ EMF E0। इसका लेंथ इसका L है, रेजिस्टेंस इसका स्मॉल r है और इसको एक बैटरी के साथ सीरीज में कनेक्ट किया हुआ। बैटरी का वोल्टेज है E0 और उसका रेजिस्टेंस है खुद का R1। ठीक है, अब एक अननोन EMF जिसकी वैल्यू पता नहीं है, EMF मेजर करने के लिए उसको अपन यहाँ लगाएंगे। अननोन EMF E बोला हुआ है, इसको जब अपन ने गैल्वेनोमीटर की हेल्प से नल डिफ्लेक्शन अचीव किया तो बैलेंस लेंथ आई L, तो EMF की वैल्यू पूछी है। सिंपल एक्सपेरिमेंट हो गया हमारे पास EMF फाइंड करने का। तो इसको फाइंड करने के लिए पहले अपन क्या करते हैं कि पहले अपन ज़रा बैलेंस लेंथ, ये पहले प्राइमरी सर्किट जो है उससे हम पोटेंशियल ग्रेडियंट फाइंड कर लेते हैं। तो ज़रा पहले मैं इस सवाल को सॉल्व करके पहले प्राइमरी सर्किट को सॉल्व करते हैं। हाँ भाई, तो इस प्राइमरी सर्किट में इस पूरे वायर का रेजिस्टेंस है स्मॉल r, तो इसमें करंट कितना जाएगा हमारे पास, दैट विल बी वोल्टेज अपॉन में R1 प्लस स्मॉल r, इतना करंट जाएगा। तो AB पर ड्रॉप कितना आएगा, I इंटू R। अब इतना ड्रॉप पूरी L लेंथ पर आया है तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या हो जाएगी कि वोल्टेज ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, तो ये आ गई हमारे पास पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्लियर। अब EMF कैसे फाइंड करते हैं, जिस सेल के EMF को अपन को फाइंड करना होता है उसको अपन यहाँ कनेक्ट करते हैं। ठीक है, हाई वोल्टेज को हाई से, और जब नल डिफ्लेक्शन ये गैल्वेनोमीटर अचीव कर लेगा उस टाइम यहाँ बैलेंस लेंथ आ गई L।
ठीक है। तो ये इस टाइम इस एल लेंथ पे उतना ही वोल्टेज होगा जितना इसका ईएमएफ है। ये इसका प्रिंसिपल है ईएमएफ मेजर करने का। तो ईएमएफ की वैल्यू कितनी होगी, पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू एल की यूनिट लेंथ पे हमारे पास, ठीक है, कि यूनिट लेंथ पे हमारे पास पीजी के बराबर वोल्टेज ड्रॉप है तो एल लेंथ पे इनटू एल से मल्टीपल कर दिया, तो ये ईएमएफ आ गया। अब बस तुम्हें पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू रखनी है जो कि कैलकुलेट कर रखी है हमने, ई नॉट आर बाई एल आर वन प्लस स्मॉल आर इंटू स्मॉल एल। तो ये आएगा हमारे पास ईएमएफ। पर ऐसा कौन सा ऑप्शन है, पहले तो वो देख लेते, इसमें नीचे आर वन प्लस आर हो तो यहाँ भी है यहाँ भी है, ठीक है, नीचे कैपिटल एल ई नॉट आर इनमें भी है, ठीक है, साथ में स्मॉल आर मल्टीपल में चाहिए तो इसमें नहीं आ रहा। ये एक्सप्रेशन एग्जैक्टली मैच हो रहा है, ई नॉट आर स्मॉल एल अपॉन में आर प्लस आर वन कैपिटल एल। तो थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। उम्मीद है सबको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। Two metal wires of the identical dimensions are connected in series. If sigma 1 and sigma 2 are the conductivities of the metal wires respectively, the effective conductivity of the combination. Basically equivalent material कौन सा होगा ये पूछा है। तो ऐसे सवालों को करने का कॉमन तरीका कहीं भी है। आपसे बोला हमारे पास दो आइडेंटिकल वायर है, मैं मानता हूँ उसकी लेंथ एल है और एरिया ए है दोनों वायर्स की, बट सवाल ने दोनों के मटेरियल अलग अलग देख रखे हैं। इसकी कंडक्टिविटी सिग्मा 1 है, इसकी कंडक्टिविटी सिग्मा 2, ठीक है। तो इसका रेजिस्टेंस R1 कितना होगा, दैट इज रो एल अपॉन ए। अब रो को लिख सकते हैं 1 अपॉन सिग्मा, इसका हो जाएगा हमारे पास सिमिलरली एल अपॉन सिग्मा टू ए। अब सवाल ने क्या बोला है कि इक्विवेलेंट मटेरियल का सिग्मा कितना होगा। तो इक्विवेलेंट मटेरियल का मतलब क्या है कि अपन को डायमेंशन तो सेम रखनी है, जो भी रेजिस्टेंस है उनकी डायमेंशंस में कोई फ़र्क नहीं होगा, वो तो सेम रखे जाएंगे। केवल मटेरियल को ही तो एक ही मटेरियल से रिप्लेस करना है कि सिग्मा 1 सिग्मा 2 के अलग अलग मटेरियल लेने की बजाय मैं एक ही सिग्मा इक्विवेलेंट काम में ले लूँ। क्लियर। तो इस पहले वायर का नया रेजिस्टेंस क्या लिखोगे, R1 डैश दैट इज 1 अपॉन सिग्मा इक्विवेलेंट इंटू एल अपॉन ए, और इसका हो जाएगा R2 डैश बराबर 1 अपॉन सिग्मा इक्विवेलेंट इंटू एल अपॉन ए। अब अगर हमारे पास, अब सवाल ने सीरीज पहले कुछ भी कॉम्बिनेशन दे रखा है, मैं इसके लिए अगर बात करूं, आपसे बोला कि इनको सीरीज में जोड़ा हुआ, तो अभी इनका कुछ आर इक्विवेलेंट होगा R1 प्लस R2, ठीक है। अब मेरे को बस मटेरियल को सिग्मा 1 सिग्मा 2 की बजाय एक ही मटेरियल से रिप्लेस करना, तो अब नया इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, इक्विवेलेंट डैश दैट इज R1 डैश प्लस R2 डैश। अगर ये नया मटेरियल हमारे पास जो आया है अब ये पिछले वाले के ही इक्विवेलेंट है, तो ऐसे में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सेम होना चाहिए। तो इक्विवेलेंट होने के लिए मैं साफ कह सकता हूँ कि पहले जितना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस था उतना ही एक ही मटेरियल काम में लेने के बाद में होना चाहिए। मतलब R1 प्लस R2 की वैल्यू उतनी ही होगी जितनी R1 डैश प्लस R2 डैश की है। पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए अपन 1/R1 प्लस 1/R2 बराबर 1/R1 डैश प्लस 1/R2 डैश कर रहे होते। बस अब कुछ नहीं बचा सवाल में, R1 R2 को रिप्लेस करते हैं, तो R1 की वैल्यू है 1 अपॉन सिग्मा 1 एल अपॉन ए, ये हो जाएगा 1 अपॉन सिग्मा 2 एल अपॉन ए बराबर 1 अपॉन सिग्मा इक्विवेलेंट एल अपॉन ए प्लस 1 अपॉन सिग्मा इक्विवेलेंट एल अपॉन ए। एल अपॉन ए सब में से कॉमन आके कैंसिल हो रहा है, तो आ गया 1 अपॉन सिग्मा 1 प्लस 1 अपॉन सिग्मा 2 इक्वल टू 2 अपॉन सिग्मा इक्विवेलेंट। तो ये बन गया हमारे पास सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बराबर 2 अपॉन सिग्मा इक्विवेलेंट। तो यहाँ से सिग्मा इक्विवेलेंट की वैल्यू आ रही है 2 सिग्मा 1 सिग्मा 2 अपॉन में सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। इतना इक्विवेलेंट मटेरियल अपन को, जो इक्विवेलेंट मटेरियल जो है उसके लिए इतना सिग्मा लेना पड़ेगा। तो ऐसा आंसर कौन सा है, सिग्मा 1 सिग्मा 2 अपॉन सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर बेटा। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए। अ सर्किट कंटेन्स एन अमीटर, एक सर्किट है हमारे पास जिसमें एक अमीटर लगा हुआ है, अ बैटरी ऑफ 30 वोल्ट एंड अ रेजिस्टेंस ऑफ 4.8 ओम, ठीक है, इसके साथ में एक 40.8 ओम का, 4.8 नहीं 40.8 का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, एंड ऑल कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है, इन सबको सीरीज में कनेक्ट कर दिया। इफ़ द अमीटर हैज़ अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस, देखो अमीटर जो बनाया हुआ है वो कैसे बनाया हुआ है कि इसमें जो गैल्वेनोमीटर से अमीटर जो बनाया है उसमें जो कॉइल है उसका जो कॉइल का रेजिस्टेंस है दैट इज़ 480 ओम, और इसके पैरेलल में एक शंट लगाया हुआ है 20 ओम का। द रीडिंग इन द अमीटर पूछिए कि इसमें करंट कितना होगा। तो सिंपली पहले तो अपन अमीटर का रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं क्योंकि आइडियल नहीं दे रखा। तो अमीटर का रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा दोनों के पैरेलल कॉम्बिनेशन से,
तो आ जाएगा 480 इंटू 20 अपॉन में 480 प्लस 20 से 500, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 96/5, 19.2 ओम। मतलब अमीटर का खुद का रेजिस्टेंस 19.2 ओम है। तो अब इस पूरे ब्रांच में जितना करंट जा रहा होगा भाई अमीटर की रीडिंग होगी। तो कितनी हो जाएगी, टोटल वोल्टेज अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, कितने एम्पियर की हमारे पास रीडिंग आने वाली है। तो ये आ गया 30 अपॉन में ये हो गया हमारे पास 60, तो 0.5 एम्पियर जो है हमारे पास एमीटर की रीडिंग होगी। मीन्स करेक्ट आंसर इज सेकंड ऑप्शन। नंबर 47 देखिए ज़रा। A, B and C are the voltmeters of reading resistance R, 1.5 R and 3 R respectively। अब वोल्टमीटर अपन को जो है वो आइडियल नहीं दे रखा, उनके रेजिस्टेंस गिवन कर रखे हैं। When some potential difference is applied across X and Y, the readings of the voltmeter VA, VB और VC में क्या रिलेशन होगा। सिंपली अपन क्या कर सकते हैं, वोल्टमीटर को रेजिस्टेंस के से रिप्लेस करके उन रजिस्टेंसेस के अक्रॉस बस अपन को वोल्टेज निकालना है कि ए का रजिस्टेंस है आर, बी का रजिस्टेंस है 3R 1.5R और सी का रजिस्टेंस है 3R, और आपको इनके अक्रॉस कुछ वोल्टेज लगा रखा है वी। तो बेसिकली आप इंडिविजुअल रेजिस्टेंस पे वोल्टेज ड्रॉप निकाल लो, वही उनके वोल्टमीटर की रीडिंग हो जाएगी। क्लियर। तो यहाँ से एक चीज़ तो साफ साफ पता लग रही है कि बी और सी पैरेलल में, तो वी बी और वी सी की वैल्यू बराबर होगी। अब ए की वैल्यू निकालने के लिए ज़रा इक्विवेलेंट देखते हैं। तो इनको पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर मैं लगाऊं तो इनका रेजिस्टेंस बन रहा है 1.5R इंटू 3R अपॉन में 4.5R से R ही आ रहा है। ठीक है, तो ए का रेजिस्टेंस R है और बी और सी के इक्विवेलेंट का भी कितना बन रहा है R। अब ये तो बराबर हो गए, तो साफ साफ मैं कह सकता हूँ कि ये जो V है इन दोनों पे V/2 आ जाएगा। क्लियर। तो जितना हमारे पास ए का है उतना ही हमारे पास बी और सी के इक्विवेलेंट पैरेलल कॉम्बिनेशन पे, मतलब उन पे भी बराबर ही हो रहा है, और इसकी वैल्यू हो जाएगी टोटल V/2 के। तो तीनों वैल्यू बराबर होंगी, और अगर वैल्यू पूछता अभी तो मैं कहता कि जितना भी एक्स और वाई के अक्रॉस लगाया है उसका जस्ट हाफ होगा तीनों के अक्रॉस। क्लियर बेटा। नंबर 48 देखिए। अ पोटेंशियोमीटर वायर हैज़ अ लेंथ 4 मीटर, कि ये हमारे पास एक पोटेंशियोमीटर वायर है और इसकी ए बी नाम दे देते हैं इसको, इसकी लेंथ है 4 मीटर और इसका खुद का रजिस्टेंस दे रखा है 8 ओम वायर का। द रेजिस्टेंस दैट मस्ट बी कनेक्टेड इन सीरीज विद द वायर। अब इस वायर के साथ में कितना सीरीज में रेजिस्टेंस लगाना है, एन एक्यूमुलेटर ऑफ EMF 2 वोल्ट की प्राइमरी सर्किट में हमने यहाँ पे 2 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है, और उसके साथ में अपन को कितना रेजिस्टेंस कैपिटल आर इसके सीरीज में लगाना है, ताकि इस वायर ए बी के अक्रॉस पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू 1 मिली वोल्ट मतलब 10⁻³ वोल्ट पर सेंटीमीटर मतलब 10⁻² मीटर, तो 0.1 वोल्ट पर मीटर की पोटेंशियल ग्रेडियंट आ जाए। क्लियर। तो सिंपली करना क्या है, अपन को ए बी की पर यूनिट लेंथ पे वोल्टेज ड्रॉप निकालना है। तो पहले तो इसमें करंट की बात करते तो वो हो जाएगा 2/R+8 इतना करंट आएगा। तो ए बी वायर के अक्रॉस कितना ड्रॉप आ जाएगा हमारे पास 2/R+8 इंटू वायर का रेजिस्टेंस, तो 16/R+8 वोल्ट का ड्रॉप आएगा। इतना आया 4 मीटर पे। तो पर यूनिट लेंथ पे कितना आ जाएगा ड्रॉप अपॉन में इसकी लेंथ, तो कितना आएगा पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू, तो ये आएगी ड्रॉप कितना आया 16/R+8 वोल्ट अपॉन में लेंथ कितनी है इसकी 4, इतने वोल्ट पर मीटर की पोटेंशियल ग्रेडियंट आएगी, जो कि अपन को दे रखी है 0.1। सिंपली सॉल्व करते हैं, 4 से इसको डिवाइड किया तो 4/R+8, तो ये आ गया हमारे पास R+8 = 40, तो R की वैल्यू आ रही है 32 ओम। मतलब हमको एक्यूमुलेटर के सीरीज में ये 32 ओम का रेजिस्टेंस ऐड करना पड़ेगा। क्लियर है बेटा। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए। 2 सिटीज़ आर 150 किलोमीटर अपार्ट, कि हमारे पास एक सिटी ए है, ये दूसरी सिटी बी है, और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज़ 150 किलोमीटर। द इलेक्ट्रिक पावर इज सेंड फ्रॉम वन सिटी टू अनदर थ्रू कॉपर वायर्स। कॉपर वायर से अपने इलेक्ट्रिक पावर सेंड की है। तो हमने क्या पाया, द फॉल ऑफ पोटेंशियल पर किलोमीटर, 1 किलोमीटर के लिए ना, पर किलोमीटर 1 किलोमीटर लेंथ पे हमारे पास वोल्टेज कितना ड्रॉप हुआ है 8 वोल्ट, और साथ में उनका जो रेजिस्टेंस है हमारे पास पर किलोमीटर दैट इज
दैट इज 0.5 ओम पर किलोमीटर। तो पहले तो मैं 1 किलोमीटर में पावर लॉस निकाल लेता हूँ, पर किलोमीटर पावर लॉस। अब तुम्हें वी पता, आर पता, तो सीधा वी स्क्वायर बाई आर लगा देते हैं, तो आ जाएगा 8 का स्क्वायर अपॉन में आर की वैल्यू 0.5 को 1/2 लिख देते हैं, तो 64 बाई अपॉन में 1/2, तो 128 वॉट जो है वो पर किलोमीटर लॉस होगा। अब पूरी लेंथ है 150 किलोमीटर की, तो मैं कह सकता हूँ टोटल पावर लॉस कितना आएगा हमारे पास। तो 1 किलोमीटर में आ रहा है 128 वॉट, तो 150 में आ जाएगा इंटू 150, इतने वॉट का आएगा वैल्यू। तो ये वैल्यू आ रही है हमारे पास इतना वॉट। किलो वॉट में कन्वर्ट करें तो 19.2 किलो वॉट। ठीक है, अब ये जूल वाला ऑप्शन तो वैसे ही ख़त्म हो गया क्योंकि इसने पावर पूछी है। अब ये सारे वॉट में है, तो 19.2 होना चाहिए, ये तो ये ख़त्म। ये 19.2 वॉट है, बट ये अपना आंसर किलो वॉट में आ रहा है, तो सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, देखिए ज़रा, द रेजिस्टेंस इन द 2 आर्म्स ऑफ द मीटर ब्रिज आर 5 एंड आर ओम रेस्पेक्टिवली। ये व्हीटस्टोन ब्रिज के मीटर ब्रिज के प्रिंसिपल पे ये हमारे पास सवाल पूछा हुआ है। एक बार ज़रा पहले उसका प्रिंसिपल समझ लेते हैं कि मीटर ब्रिज का हमारे पास प्रिंसिपल क्या है कि ये मान लो कि रेजिस्टेंस है P, ये रेजिस्टेंस है Q, और यहाँ एक 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर का एक वायर लेते हैं, इधर से हम सप्लाई कनेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ गैल्वेनोमीटर होता है। अब देखेंगे गैल्वेनोमीटर कितनी लेंथ पर जाके हमको बैलेंस पॉइंट देगा, तो ये L हो जाएगी, तो बची कुछ लेंथ 100 माइनस L रही होगी। अब एट नल डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर, अगर गैल्वेनोमीटर हमारे पास नल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, मतलब ब्रिज आर्म में कोई करंट नहीं है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस हो जाएगा। और हमको पता है जब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस हो जाता है तो उसमें ऊपर वाले रेजिस्टेंस का रेशियो बराबर नीचे वाले रेजिस्टेंस का रेशियो के बराबर होगा। तो यहाँ से सीधा आप ऐसे भी बोल सकते हो कि ये वैल्यू ऊपर वाले रेजिस्टेंस का रेशियो नीचे वाले वायर्स की लेंथ के रेशियो में आ रही है एट बैलेंस कंडीशन। ठीक है, बस अब सर सवाल को सॉल्व करते हैं। तो बोला कि पहले यहाँ 5 लगाया, यहाँ R लगाया है। ठीक है, तो हमारे पास व्हेन द रेजिस्टेंस R इज शंटेड, द रेजिस्टेंस इन द 2 आर्म्स ऑफ द मीटर ब्रिज आर 5 and R respectively. When the resistance R is shunted with an equal resistance, the new balance length is 1.6 L1. The resistance R कितना होगा कि जब यहाँ पे 5 और R लगे हुए तो बैलेंस लेंथ L1 और ये दे रखी है, तो मैं कह सकता हूँ 5 अपॉन R की वैल्यू हमारे पास L1 अपॉन में 100 माइनस L1 रही होगी। अब क्या बोला है कि हमने क्या किया, ये जो R है उसके साथ में एक रेजिस्टेंस और शंट कर दिया, तो जो नई बैलेंस लेंथ मिली है अपन को वो यहाँ मिली है 1.6 L1 की बजाय। तो अब नई बैलेंस कंडीशन लगा देते हैं, तो ऊपर रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये R/2, तो ऊपर वाले रेजिस्टेंस का रेशो बराबर नीचे वाली लेंथ का रेशो हो जाएगा 1.6, और ये 100 में से 1.6 L को सेपरेट करना पड़ेगा, है ना। तो 1.6 L1 अपॉन में 100 माइनस 1.6 L1। क्लियर। अब R और L1 में हमारे पास 2 इक्वेशन है और हमसे पूछा हुआ R कितना होगा, सिंपली सॉल्व की जा सकती है। तो सॉल्व करते हैं ज़रा। तो पहले इक्वेशन से अगर हम L1 की वैल्यू निकालें R की फॉर्म में, तो कितनी आएगी हमारे पास, ये आएगी L1, इसको मैं लिख देता हूँ R/5 इक्वल टू 100 माइनस L1 अपॉन में L1, तो R-5 बराबर 100 अपॉन L1 माइनस 1। तो यहाँ से L1 की वैल्यू आ जाएगी R/5 प्लस 1, यह आ रहा है हमारे पास 100/L1। तो ये L1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 500 अपॉन में R+5। इस L1 की वैल्यू को यहाँ रिप्लेस कर दीजिए, तो ये इक्वेशन बन रही है हमारे पास 10/R इक्वल टू 1.6। मैं L1 ज़रा इसमें से ऊपर नीचे डिवाइड कर देता हूँ, तो यहाँ से 10/R इक्वल टू 1.6 अपॉन में 100
L1 यहाँ से रिप्लेस कर देते हैं, तो ये हो गया हमारे पास, बस प्योर कैलकुलेशन चल रही है अभी 5 टाइम्स, ठीक है। तो ये बन गया हमारे पास 1.6 अपॉन में r प्लस 5 अपॉन में 5 माइनस 1.6, तो 10/r इक्वल टू 1.6, नीचे r प्लस 5, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा 8, ऊपर चला जाएगा 5, और ये आ गया 10/r इक्वल टू 8 अपॉन में r माइनस 3, तो ये 10r माइनस 30 इक्वल टू 8r, तो 2r इक्वल टू 30, तो r की वैल्यू अपन को 15 ओम लेनी पड़ेगी, तो करेक्ट आंसर विल बी सेकंड ऑप्शन, ठीक है। बस मैंने ये 2 इक्वेशन बनाई है, बाकी तो हमारे पास प्योर कैलकुलेशन है। क्लियर बेटा। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए ज़रा। पोटेंशियोमीटर सर्किट हैज बीन सेट अप फॉर फाइंडिंग द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन सेल। पोटेंशियोमीटर की हेल्प से एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, इस चीज़ पे सवाल है। तो प्योरली अगर अपन को एक्सपेरिमेंट ये नहीं आता है तो हमसे सवाल नहीं होगा। तो अगर किसी बच्चे को माइंड में अगर ये पोटेंशियोमीटर के एक्सपेरिमेंट की थ्योरी नहीं है, तो पहले तो जाके मैं ऐसा करता हूँ, इस वीडियो के आप सजेशन जब आप चेक करोगे, इसका डिस्कशन जब चेक करोगे, तो वहाँ हमारे पास एक्सपेरिमेंटल स्किल्स की वीडियोज में, ठीक है, पोटेंशियोमीटर वाले एक्सपेरिमेंट की मैं लिंक यहाँ पे डाल रहा हूँ, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। या आप अपने हमारे चैनल की अलग से एक प्लेलिस्ट भी बनी हुई है जिसमें एक्सपेरिमेंटल स्किल्स के रिगार्डिंग जितने भी एक्सपेरिमेंट हैं उनकी वीडियो डली हुई है, तो वहाँ से भी आप पोटेंशियोमीटर का एक्सपेरिमेंट देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ आप पहले वहाँ से वो वीडियो देख लेंगे, अगर नहीं आती है तो उसके बाद तो बस सीधे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन बचा हुआ है। क्या होता है पोटेंशियोमीटर से एक्सपेरिमेंट, हम कैसे अपन एक्सपेरिमेंट करके इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। एक बार मैं हल्का सा उसका रफ आइडिया दे देता हूँ कि ये हमारे पास एक सेल हो गया प्राइमरी बैटरी, इसके साथ एक सीरीज रेजिस्टेंस जोड़ते हैं करंट को कंट्रोल करने के लिए। ये एक वायर ए बी पोटेंशियोमीटर वायर, जिसकी यूनिट लेंथ पे ड्रॉप जो है वोल्टेज का, दैट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब हम एक सेल लिया जिसका ईएमएफ नहीं पता, इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं पता, गैल्वेनोमीटर लिया, फिर देखेंगे नल डिफ्लेक्शन कब आएगा। वो मान लो L1 लेंथ पे आएगा तो यहाँ से ईएमएफ आएगा E पोटेंशियल ग्रेडियंट इंटू L1 के बराबर, ठीक है। कि तब है जब यहाँ पे कोई भी रेजिस्टेंस कनेक्ट नहीं किया, या बोल दो ओपन सर्किट रहा है इसके अक्रॉस, या इन्फाइनाइट रेजिस्टेंस भी बोल सकते हो। उसके बाद सेकंड स्टेप में इसके अक्रॉस एक नॉन रेजिस्टेंस अपन कनेक्ट करेंगे, ठीक है। फिर से देखेंगे कि कितना हमारे पास कौन सी बैलेंस लेंथ आई है, तो उस टाइम ये जो है हमारे पास यहाँ से इसके अक्रॉस जो वैल्यू आएगी वो टर्मिनल वोल्टेज के अक्रॉस, इसके अक्रॉस टर्मिनल वोल्टेज होगा E माइनस IR, वो बराबर हो जाएगा PG इंटू LT के। तो यहाँ से जब वैल्यू निकालेंगे इन दोनों इक्वेशंस को काम में लेते हुए, तो इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू आती है नॉन रेजिस्टेंस इंटू L1/L2 माइनस 1। सीधा ये रिजल्ट अपन को काम में लेना। फिर L1 वो लेंथ है जब यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं लगाया था, और L2 वो लेंथ है जब यहाँ नॉन रेजिस्टेंस लगा लिया था, ठीक है। अब तो बस सवाल को सॉल्व करना है। फिर क्या बोला है कि हमने मेन बैटरी जो है वो 2 वोल्ट के लिए रखी है, और पोटेंशियोमीटर वायर का लेंथ दे रखा है। यहाँ एक सेल कनेक्ट किया हुआ है, इंटरनल रेजिस्टेंस R। जब यहाँ पे इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस जो था वो इन्फाइनाइट था, मतलब ओपन सर्किट था, तो बैलेंस लेंथ मिली 3 मीटर। और जब 9.5 का नॉन रेजिस्टेंस लगाया तो हमारे पास 2.85 मिली, तो ये L1 हो जाएगी और ये L2। इंटरनल रेजिस्टेंस पूछा हुआ, सीधा फार्मूला लगा दो, नॉन रेजिस्टेंस इंटू L1/L2 माइनस 1। अब नॉन रेजिस्टेंस दे रखा 9.5, L1 की वैल्यू है 3, L2 की वैल्यू है 2.85 माइनस 1। तो इसको सॉल्व करते हैं ज़रा, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, 3 डिवाइडेड बाई 2.85, तो ये आ रही है हमारे पास 0.499 ओम, मीन्स 0.5 ओम विल बी द इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए ज़रा। In an ammeter, 0.2% of the main current passes through the galvanometer. If the resistance of the galvanometer is G, the resistance of the ammeter will be। गैल्वेनोमीटर के एक्सपेरिमेंट पे सवाल है, हल्का सा मैं थ्योरी रिकॉल करा दूं कि ये मान लो एक गैल्वेनोमीटर है जिसका खुद का रेजिस्टेंस G ओम है, और ये अपने अक्रॉस फुल डिफ्लेक्शन पर IG करंट अलाउ करता है। जब हमको इसको अमीटर में कन्वर्ट करना होता है, मतलब इसके करंट की रेंज बढ़ानी होती है, तो हम क्या करते हैं, इस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में
एक वेरी स्मॉल शंट रेजिस्टेंस लगा देते हैं एस, तो पूरे सर्किट से यहाँ से ज़्यादा करंट जा सकता है, काफ़ी ज़्यादा, बट गैल्वेनोमीटर में से अब जी इस गैल्वेनोमीटर के इस कॉइल में सब भी आई जी जाएगा। तो इसके लिए रिजल्ट निकल के आता है आई इक्वल टू आई जी 1 माइनस जी वाई एस। ये हमारे पास रेंज का फॉर्मूला आता है। क्लियर है? आप चाहो तो उसको ड्राइव भी कर सकते हो। कैसे? अब अगर ये पैरेलल में है, गैल्वेनोमीटर के कॉइल में आई जी गया तो इसमें जाएगा आई माइनस आई जी, फिर शंट रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप और गैल्वेनोमीटर वाली कॉइल के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप बराबर होंगे क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, और यहाँ से रीअरेंज करोगे तो यही आ जाएगा। अब सब ठीक है। अब इससे आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको गैल्वेनोमीटर में से करंट दे रखा है या उसकी रेंज दे रखी है कितने तक मेजर कर सकता है, तो शंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो। साथ में अब ये बने हुए पूरे एमीटर का रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हो। लगाया हुआ शंट अगर एस है तो एमीटर का जो रेजिस्टेंस अब बनेगा वो कितना हो जाएगा, जी और एस का पैरेलल कॉम्बिनेशन, दैट इज जी एस अपॉन जी प्लस एस। अब सवाल ने क्या दिया है इसके ऊपर बात करते हैं। तो इसने बोला है कि मेन करंट मतलब आई का केवल 0.2% ही गैल्वेनोमीटर से अलाउ होता है, तो एमीटर का रेजिस्टेंस पूछा, ना कि शंट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो मेन करंट को अगर मैं आई बोल दूं तो इसका 0.2% मतलब 0.2/100 ही गैल्वेनोमीटर में से पास हुआ है। तो यहाँ से तो पहले शंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो ये आ गया हमारे पास 500 इक्वल टू दिस, सो जी वाई इक्वल एस इक्वल टू 499। तो शंट रेजिस्टेंस आ गया जी अपॉन 499। बट ये हमारा आंसर नहीं है क्योंकि उसने शंट रेजिस्टेंस नहीं पूछा है, उसने एमीटर का रेजिस्टेंस पूछा है। तो वो कितना हो जाएगा, जी इंटू शंट रेजिस्टेंस अपॉन में जी प्लस शंट रेजिस्टेंस। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास जी इंटू जी वाई 499 अपॉन में 500 जी बाई 499। तो जी बाई 500 विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ द एमीटर। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा। A wire of resistance 4 ohm is stretched to twice its original length. The resistance of the stretched wire कितना होगा? देखो कट नहीं किया है, वायर को बस खींचा गया है। तो पहले मान लो ये वायर था हमारे पास जिसका एरिया था ए, लेंथ थी एल, तो इसका रेजिस्टेंस रहा होगा आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए। अब इसको स्ट्रेच करके इसकी लेंथ को हमने डबल कर दिया। क्लियर? तो ऑब्वियसली वॉल्यूम तो सेम रहेगा, तो इसका एरिया जस्ट क्या हो जाएगा, हाफ। आप ऐसे भी देख सकते हो, पहले वॉल्यूम ए एल था, अब लेंथ तो हो गई 2L, तो नया एरिया ए डैश अगर मान लो तो कितना आ जाएगा, A/2। तो नया रेजिस्टेंस क्या लिखोगे, रो इंटू नई लेंथ अपॉन में नया एरिया। तो ये वैल्यू आ गई 4 रो एल अपॉन ए, मतलब नया रेजिस्टेंस पहले वाले का 4 टाइम्स हो जाएगा। अब पहले अगर 4 ओम था तो अब कितना हो जाएगा, 16 ओम। तो करेक्ट आंसर विल बी थर्ड ऑप्शन। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 54। द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ 2.1 वोल्ट सेल, ये हमारे पास एक 2.1 वोल्ट का सेल दे रखा है और इसके इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में बात करनी है। गिव्स अ करंट ऑफ 0.2 एम्पियर थ्रू अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम। जब इस सेल को हमने एक 10 ओम के रेजिस्टेंस से कनेक्ट किया तो इसमें करंट आया 0.2 एम्पियर। तो स्मॉल आर बताना है। सीधा सीधा फार्मूला लगाता हूँ मैं। तो इसमें करंट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.2, जो कि हो जाएगी 2.1 अपॉन में पूरा रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ से 10 प्लस आर की वैल्यू आ जाएगी 21/2। तो 10 प्लस आर इक्वल टू ये आ गया 10.5। तो आर की वैल्यू 0.5 ओम, मतलब सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कितना रहा होगा, 0.5 ओम, मतलब फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द रेजिस्टेंस ऑफ द 4 आर्म्स PQRS इन अ व्हीटस्टोन ब्रिज। ये हमको एक व्हीटस्टोन ब्रिज दे रखा है, गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। ये PQRS, ये मेन बैटरी, ये सीरीज रेजिस्टेंस। अब P का रेजिस्टेंस दे रखा है 10 ओम, Q का दे रखा है 30 ओम, R का है 30 ओम, S का है 90 ओम। तो साफ साफ नज़र आ रहा है लेफ्ट वाले रेजिस्टेंस का रेशो 1/3, राइट वालों को भी 1/3। तो ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं जाएगा, आप इसको यहाँ से हटा सकते हो। आगे क्या बोला था, EMF एंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल आर 7 वोल्ट एंड 5 ओम। सेल जो लगाया वो 7 वोल्ट का, उसका खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस 5 ओम है।
इफ़ द गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस इज 50 ओम, यहाँ जो गैल्वेनोमीटर लगा हुआ था उसका रेजिस्टेंस अपन को 50 ओम दे रखा है, करंट फ्रॉम द सेल पूछा है। तो अगर ये बैलेंस म्यूटेशन ब्रिज नज़र ही आ रहा है तो इसमें गैल्वेनोमीटर वाली ब्रांच का कोई रोल नहीं है। तो आप साफ साफ देख सकते हो कि ये दोनों गैल्वेनोमीटर को अगर हटा दिया तो ये दोनों सीरीज में आ गए और ये दोनों भी सीरीज में आ गए। तो ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 120, फिर जो 40 और 120 वो पैरेलल में आ जाएंगे तो उनका रेजिस्टेंस बन जाएगा हमारे पास 30 ओम। मतलब पूरे ब्रिज को हटा के मैं 30 ओम लगा सकता हूँ। तो अब बस सिंपली ये सर्किट ये बन गया। तो इसमें करंट निकालने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, करंट बराबर टोटल वोल्टेज अपन टोटल रेजिस्टेंस। तो ये आ जाएगा 0.2 एम्पियर। मीन्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द सर्किट सोन द सेल ए एंड बी हैव द नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस। ये ए और बी दोनों सेल जो हैं वो आइडियल है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है। ए का वोल्टेज 12 वोल्ट है, R1 का रेजिस्टेंस 500 ओम है, आर का रेजिस्टेंस 100 ओम है। तो बी की वैल्यू पूछी हुई है, जबकि गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं जा रहा। अगर गैल्वेनोमीटर में कोई करंट ही नहीं जा रहा है तो मैं कह सकता हूँ ये जो बैटरी हमारे पास इसको आइसोलेट मान लो, क्योंकि वो अपने आप में इंडिपेंडेंट रहेगी। और ये लेफ़्ट वाला जो सर्किट है इसको भी हम इंडिपेंडेंट मान सकते हैं। साथ में ऐसा हुआ क्यों, करंट क्यों नहीं गया, तो उसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है कि जितना हमारे पास ये पोटेंशियल डिफरेंस हो उतना ही एग्जैक्टली आर के क्रॉस हो। उससे क्या होगा, इन दोनों टर्मिनल्स में पोटेंशियल सेम हो जाएगा, तो कोई करंट जाएगा ही नहीं इस ब्रांच में। क्लियर है। तो मैं साफ साफ कह सकता हूँ इस वी बी की वैल्यू इस 100 ओम के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप की ही बराबर होगी। अब इसको निकालने के लिए सीधा सीधा अपन क्या कर सकते हैं, वोल्टेज डिवाइडर लगा सकते हैं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में 100 ओम पे वोल्टेज कितना आएगा, 100 ओम पे हमारे पास वोल्टेज की वैल्यू आएगी, इस 100 ओम पे हमको वोल्टेज निकालना है वो सीधा। तो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 100 ओम का रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इनटू टोटल वोल्टेज। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 2 वोल्ट, मतलब बी का वोल्टेज होगा 2 वोल्ट। तो करेक्ट आंसर इज फोर्थ ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए ज़रा, अ रिंग इज मेड ऑफ द वायर हैविंग रेजिस्टेंस 12 ओम। ये जो पूरी रिंग बनी हुई है ये कैसे वायर से बनी हुई है, इसका पूरा रेजिस्टेंस 12 ओम है। फिर उसके बाद हमने उसको बेंड करके दो पार्ट्स में ले लिया, L1 L2, और उनको भी पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। ए और बी के अक्रॉस आपको रेजिस्टेंस दे रखा है इसमें 8/3 ओम। मतलब इसको अगर मैं R1 मानूँ, इसको अगर R2 मान लूँ, तो R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2 की वैल्यू 8/3 दे रखी है। अब पहले तो R1 R2 कैसे निकालें, तो देखो रेजिस्टेंस होता है हमारे पास रो L अपॉन ए। अब पूरे वायर के लिए रो और ए सेम है तो रेजिस्टेंस सीधा प्रोपोर्शनल हो जाएगा लेंथ के, मतलब R1 रेशो R2 उनकी लेंथ के रेशो में होगा। ठीक है। अब टोटल रेजिस्टेंस पता ही है तो इंडिविजुअल का रेजिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं, तो इंडिविजुअल का रेशो अपॉन में टोटल रेशो इनटू टोटल रेजिस्टेंस। R2 की वैल्यू आ जाएगी R2 का रेशो अपॉन में टोटल रेशो इनटू टोटल रेजिस्टेंस। ये वैल्यू ज़रा इस एक्सप्रेशन में रखते हैं यहाँ पर। तो ये बन रहा है, मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन को दिखाने के लिए एकदम डिटेल में चीज़ें लिख रहा हूँ। बाकी ये क्वेश्चन जो है वो काफ़ी फास्ट सॉल्व किया जा सकता है, कैलकुलेशन है ना। तो R1 R2 की वैल्यू रखी अपॉन में R1 प्लस R2 को जब तुम लिखोगे यहाँ तो 12 अपॉन में L1 प्लस L2 कॉमन आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करोगे तो, है ना। तो मैं सीधे यहाँ लिख रहा हूँ 12 L1 प्लस L2, मैंने इन दोनों को ऐड करके लिखा है नीचे, है ना। ये दे रखा 8/3। तो इससे ये वाली टर्म कैंसिल, तो ये आ रहा है हमारे पास कितना, 12 L1 L2 अपॉन में L1 प्लस L2 का स्क्वायर इक्वल टू 8/3। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं इसे, तो 4 से 2 टाइम्स, ये 3 टाइम्स, तो एक्सप्रेशन बन रहा है 9 L1 L2 इक्वल टू 2 L1 प्लस L2 का स्क्वायर। ठीक है। अब दो वेरिएबल हैं, इक्वेशन एक है तो ऑब्वियसली वैल्यू तो नहीं निकलने वाली है यहाँ से, बट रेशो निकल सकता है। सिंप्लीफाई करते हैं तो ए स्क्वायर 2 से मल्टीपल होकर 2L1 स्क्वायर बन जाएगा, L2 स्क्वायर 2L2 स्क्वायर बन जाएगा,
फिर 2L1L2 आएगा जो कि 4L1L2। तो इक्वेशन आ गई हमारे पास 2L1 स्क्वायर प्लस 2L2 स्क्वायर माइनस 5L1L2 इक्वल टू 0। इस पूरी इक्वेशन को L2 स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास 2L1 स्क्वायर अपन में L2 स्क्वायर L1/L2 का होल स्क्वायर प्लस 2L2 स्क्वायर को L2 स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो 2, 5L1L2 को L2 स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो 5L1/L2। ठीक है, अब L1/L2 अपन को फाइंड करना है। इसको अगर मैं x मान लूँ तो इक्वेशन बन गई 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इजीली सॉल्व किया जा सकता है। तो x की वैल्यू आएगी माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। सो 5 प्लस माइनस रूट ये हो गया हमारे पास 9/4। सो 5 प्लस माइनस 3/4। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, इधर 8/4 से 2 होगी या 2/4 से 1/2 होगी। मतलब L1/L2 जो है वो या तो 2 होगा या L1/L2 क्या होगा 1/2, डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये पैरेलल में है। मैं R1 इंटू R2 अपन R1 प्लस R2 करूँ या R2 इंटू R1 अपन में R1 प्लस R2, एक ही बात है, रिजल्ट सेम ही आएगा। तो ये दो पॉसिबिलिटी है। अब इनमें से कौन सा ऑप्शन अवेलेबल है वो देखते हैं ज़रा। तो L1/L2 का रेशो 2 हो या 1/2 हो। तो 2 में केवल यही दे रखा है 1/2, सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, अगर 2 भी होता ऑप्शन में तो वो भी आंसर होता। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं जरा। अ मिली वोल्ट मीटर ऑफ 25 मिली वोल्ट रेंज की, एक मिली वोल्ट मीटर है जिसकी रेंज है 25 मिली वोल्ट, जो इतने तक ही मेजर कर सकता है। अब इसको एक कन्वर्ट करना है मीटर में जो कि 25 एम्पियर तक भी मेजर कर पाए, तो हम इसके रेजिस्टेंस को चेंज करना पड़ेगा। तो आपसे पूछिए कि नेसेसरी शंट कितना होगा। तो रेजिस्टेंस अगर मैं निकालूँ मीटर का, वैसे तो रियलिटी में अगर तुम देखो तो क्या होता है, एक किलोमीटर का रेजिस्टेंस मान लो G ओम है, उसके पैरेलल में वेरी स्मॉल शंट लगा के एमीटर बनाया जाता है। तो एमीटर का रेजिस्टेंस आता है G इंटू एस अपॉन में G प्लस एस। बट पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमको ये भी पता है कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है वो सबसे स्मॉलेस्ट से भी स्मॉल होता है। मतलब इस पूरे एमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो इस एस से भी स्मॉल होगा, तो काफ़ी हद तक एस के क्लोज में आएगा हमारे पास। तो जो एस की रेंज होगी ऑलमोस्ट उसी के आसपास हमारे पास एमीटर की रेंज होगी। ठीक है, तो इसने ऑर्डर ऑप्शन को देख के वैसे कोई एग्जैक्ट वैल्यू पूछी नहीं है, क्योंकि अपन को जी नहीं पता, जब तक अपन आर बता भी नहीं पाएंगे। तो ऐसे में अपन अप्रोक्सीमेट रेंज बता पाएंगे कि किस ऑर्डर की है। ठीक है, क्योंकि मेरे को तो यहाँ से आर पता लगेगा, ये जो रेंज दे रखी है इससे आर पता लगेगा, शंट पता नहीं लगेगा, बट दोनों के ऑर्डर ऑलमोस्ट सेम होंगे। तो मैं मान सकता हूँ कि 25 वोल्ट मिली वोल्ट जो है वो ये मेज़र कर पा रहा है, और साथ में अब ये जो करंट है टोटल कितना और मेज़र कर पाएगा 25 एम्पियर। तो पूरा का पूरा अमीटर जो है वो इतना करंट और इतना वोल्टेज मेज़र कर पाएगा। तो इसके लिए V इक्वल टू IR से रेजिस्टेंस ऑफ द अमीटर कितना हो जाएगा 1 मिली ओम, 0.01 ओम, 0.001 ओम, और इसी ऑर्डर का हमारे पास शंट रहा होगा। तो आंसर विल बी थर्ड ऑप्शन। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ वोल्टेज अक्रॉस अ बल्ब रेटेड 220 वोल्ट 100 watt ड्रॉप्स बाई 2.5% ऑफ इट्स रेटेड वैल्यू, द परसेंटेज ऑफ द रेटेड वैल्यू बाई विच द पावर वुड डिक्रीज इज। देखो स्मॉल चेंज दे रखा है, और स्मॉल चेंज में अपन एरर वाले मेथड भी लगा सकते हैं। हमको पता है कि जो पावर कंजम्पशन होता है हमारे पास वो बल्ब के लिए हो जाएगा V²/R। अब वोल्टेज चेंज करने पे R तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। अगर वोल्टेज को किसी परसेंट से चेंज कर दिया जाए तो ट्वाइस ऑफ परसेंटेज चेंज इन V को अगर 2% से चेंज करोगे तो पावर में इतना चेंज आएगा। रेजिस्टेंस तो चेंज किया नहीं है। हाँ, अगर वोल्टेज में ज़्यादा चेंज करते तो मैं ऐसे एरर वाला मेथड ये नहीं लगा सकता था अप्रॉक्स। फिर मैं ऐसे करता, इनिशियल पावर निकालता, फाइनल पावर निकालता, फिर P फाइनल माइनस P इनिशियल अपन P इनिशियल इंटू 100 से परसेंटेज निकालता। फिलहाल वैल्यू हमारे पास काफ़ी लेस है, तो सीधा ये लगभग एरर वाले मेथड भी काम में लिए जा सकते हैं। अब बोला है कि वोल्टेज को कितने परसेंट से ड्रॉप किया गया है 2.5% से, तो पावर में कितने का ड्रॉप आएगा 5% का ड्रॉप आएगा। फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट सोन इन फिगर इज 30 watt। आर पूछा है
कि इस पूरे सर्किट में 30 वोल्ट की पावर कंजम्पशन हुई तो आर कितना होगा। पहले तो आर इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं इसका, वरना सीधा सीधा देखो निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। पहले कॉम्बिनेशन में तो दोनों पे 10 वोल्ट का वोल्टेज आ जाएगा। अब जैसे ही वोल्टेज पता लग गया तो टोटल पावर कितनी हो जाएगी, आर में तो हो जाएगी V²/R, ठीक है। 5 ओम में भी हो जाएगी इसका V² इसका आर, टोटल कितनी दे रखी है 30 वोट। तो 10² R प्लस ये हो गया 20 वोट, तो यहाँ से 10² R की वैल्यू आ गई 10, तो आर कितना आएगा 10 ओम, मतलब वो रेजिस्टेंस जो है वो 10 ओम होगा। तो करेक्ट आंसर विल बी थर्ड ऑप्शन। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा।